Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 4. Today we are going to start with a new topic that is about the balance of payments. Dear students, आपने balance of payments की terminology को बहुत दफ़ा सुना होगा in the media, newspaper में, TV में बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि balance of payment deficit में जा रहा है, surplus में जा रहा है, इस तरह की चीज़ें. और जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इट मेक्स अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग टर्मिनोलॉजी एज फार एज द इन्वेस्टर्स आर कंसर्न. और आपने ये भी सुना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि द कंट्रीज इकोनॉमी इज़ गुड, या हम उसको सिग्नल करते हैं कि कंट्री की जो इकोनॉमी है दैट इज़ मूविंग इन अ स्मूथ वे. और जब हम ये कहते हैं कि नहीं वो डेफिसिट है, उनका तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, डेफिसिट में जा रहा है, तो उससे हम ये अज्यूम करते हैं कि परहैप्स द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट वेरी मच स्टेबल. तो स्टूडेंट्स, ये जो फिनोमेना है दैट इज़ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, हम यूजुअली इसको ट्रेड डेफिसिट के हवाले से इसको हम पहचानते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम कुछ जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू शेड लाइट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट, balance of payment accounting, and we are going to study the components of different balance of payments system. तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन से, और हम ये बताएंगे आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे. उसके बाद हम अकाउंटिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट जो बनती है उसके हवाले से. स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दे आर working in the international environment, and it is very very important to know about the country's economic system, and balance of payment usually signals its economic health. समझ आ रहा है ना? जैसे किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए थोड़ा सा रिलेट करती हूँ उसको आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ. जैसे किसी इंडिविजुअल की हेल्थ आपने चेक करनी है ना, तो आप ये देखेंगे कि बीइंग अ डॉक्टर कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका HB कैसा है, उसके सारे टेस्ट के जो ऑप्टिमल लेवल्स हैं वो किस हद तक अचीव किए हुए हैं. सो इज़ द केस विद द कंट्रीज हेल्थ. अब कंट्रीज की हेल्थ को देखने के लिए देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स, एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर working in an international environment, it becomes very very imperative that we must be knowing about that. अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है. आई होप यू विल एंजॉय दैट. आपके लिए मैं स्लाइड्स नहीं लेके आई आज, लेकिन आज हम आपको जो जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, आई एम गोइंग टू जॉट डाउन ऑल दोज पॉइंट्स ऑन द स्लाइड्स एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दोज. Secondly, we will be doing certain exercises जो बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग से रेलिवेंट हैं, और वो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल अकाउंटिंग. आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लेक्चर. ये हमारा थोड़ा सा लिंक्ड अप है with the system of the accounting of the balance of payment systems, और हम इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हर किताब में ये चैप्टर या ये टॉपिक हमेशा से होता है, और हम इसको स्टडी करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को जज कर सकें, और उसमें जो इंडिकेटर्स हैं विच आर द इम्पोर्टेंस टू अ मल्टीनेशनल फर्म दैट वी मस्ट स्टडी एज वेल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the definition of the balance of payment. Balance of payment क्या चीज़ है? Basically the balance of payment it provides the detail concerning about the international transactions that a multinational firm is going to have with the international environment. अब ये क्या करती है? बेसिकली जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड एन एविडेंस के व्हाट इज़ द पोटेंशियल. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड
that is the statistical record of transactions that you are going to have with the across the border, जो कि आप इंटरनेशनल बिजनेस के दौरान करते हैं. जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम. अच्छा जी, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू with the, it is concerned or it is an indicator the potential business partner. आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताएगा कि हाउ इफेक्टिव द बैलेंस ऑफ पेमेंट और हाउ इफेक्टिव दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव in terms of being a business partner. So first of all, balance of payment is the statistical record अच्छा जी, dear students, balance of payment is the statistical record of a country's transaction over a period of time presented in the form of a double entry system. Basically, balance of payment it provides the statistical record जिसमें figures and numbers होंगे about the country's transactions over a period of time which are going to be presented in the form of a double entry system. अच्छा, इसमें होता ही है कि why we are calling it as a double entry system, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज मेंटेन की हुई थी फॉर योर ट्रांजैक्शंस विच वी वर हैविंग इन दी नॉर्मल अकाउंटिंग कोर्सेज. जैसे आपने नॉर्मल अकाउंटिंग कोर्सेज में अपनी परचेजेस को, अपनी सेल्स को रिकॉर्ड किया हुआ था, उसी हिसाब से आप अपनी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी आप डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम के थ्रू आप एंटर करेंगे. और मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी उसकी यहाँ पे करके बताऊंगी कि हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दैट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस. अच्छा स्टूडेंट्स, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बेसिकली इट इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक हेल्थ और इट इज एन इंडिकेटर दैट हाउ अ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ इज गोइंग ऑन. उसकी इकोनॉमिक हेल्थ का एक इंडिकेटर है बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर वो सरप्लस में है तो इट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर और अगर वो डेफिसिट में है तो इट इज़ अ नेगेटिव इंडिकेटर. तो देयर आर 3 डिफरेंट रीजंस और देयर आर 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स दैट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट predicts about how the balance of payment is you can say has an influence on the rest of the world, या इस statistical record के की क्या implication है for the rest of the world. या अगर इनको इसको हम simple words में कहें तो आपको मैं ये कहूँगी कि balance of payment हमें ये बताता है कि countries की economic health कैसी है, number 1. number 2 ये कि वो एज अ पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर कैसा परफॉर्म कर सकता है, नंबर 2. एंड नंबर 3 इज कि उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड एंड सप्लाई का क्या बैलेंस है. दीज आर द 3 फैक्टर्स. तो मैं आपके लिए लिखती हूँ. नंबर 1 इज it is going, balance of payment is going to give us a clue about the particular currencies demand and supply. Like अगर हम एग्जांपल ले लें बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो अगर वो डेफिसिट में जा रही है तो उसका मतलब ये है कि जो करेंसी की डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और उसकी सप्लाई ज़्यादा है. समझ आ रहा है ना. अगर किसी कंट्री की बैलेंस ऑफ जो स्टेटमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट है, वो अगर सरप्लस में जा रही है तो उसका मतलब है कि दैट कंट्रीज करेंसी इज गोइंग गुड. ठीक है ना. सो इट इज नंबर 2 इज इट शोज द कंट्रीज ओवरऑल
इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है ना। ये जो इंडिकेटर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको कंट्री की ओवरऑल जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसके बारे में बताएगा, राइट। एंड नंबर 3 इज कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इट इंडिकेट्स about the appropriateness of a potential business partner। वो हमें ये भी बताएगा कि ये जो दूसरा कंट्री है वो एज अ स्पेसिफिक बिजनेस पार्टनर किस तरह से परफॉर्म करेगा when we are going to enter into the international business। अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस नज़र आएंगे। नंबर 1 ये कि जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, वो ये है कि हम हमेशा इसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेट करते हैं। इट इज़ नॉट एक्चुअली दैट। मैं आपको बताऊँगी कि वो क्यों है। जब भी आपसे कोई पूछे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दिस द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, नॉर्मली आवर आंसर इज यस, कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्चुअली इट इज़ नॉट, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। ये आपको बात याद रखनी है क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट। समझ आ रहा है? क्योंकि इस स्टेटमेंट के और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेक्स ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है, बाकी कंपोनेंट्स उसके और भी हैं जो कि हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली मिसकंसेप्शन जो आपने रिजॉल्व करनी है वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट मेरली द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है? कैन यू टेल मी अगेन व्हाट डिड आई से? यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट मेरली द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के डिफरेंस को हम ये नहीं कहते कि उसके दरमियान में डिफरेंस कितना है, हम उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कहते, बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड विच आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसका पार्ट होगा। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मिसकंसेप्शन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम के लिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हैं, दैट इज द टोटली रिवर्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव प्रीवियसली। ठीक है ना? क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस, यहाँ पे उल्टा हो गया, डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। ठीक है? जब भी सेल्स होंगी आप उसको क्रेडिट करेंगे और वो माइनस में जाएंगी, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। अच्छा जी, इसमें आपको मैं कुछ रूल्स बता दूं। सेल्स, रिसीट्स, परचेजेस, पेमेंट्स। Receipts are going to be credited with a positive sign. ठीक है? आप कहेंगे कि रिसीट्स को तो हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, मतलब जब भी आपको कैश रिसीव होता था आप उसको डेबिट करते थे, लेकिन यहाँ पे जब आपको सेल्स होंगी या रिसीट्स होंगी तो यू आर गोइंग टू डू द क्रेडिट एंट्री और विद द पॉजिटिव साइन। इज इट ओके? और जब भी परचेजेस होंगी एंड यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट्स, यू आर गोइंग टू डेबिट इट विद द नेगेटिव साइन। है ना इंटरेस्टिंग बात? और जब भी सेल्स होंगी या रिसीट्स होंगी आप उसको क्रेडिट करेंगे विद द पॉजिटिव साइन एंड इट इज द सिग्नल दैट करेंसीज डिमांड इज गोइंग अप। आई रिपीट, व्हेनेवर देयर आर सेल्स, रिसीट्स होंगी, you are going to credit that, you will give it a positive sign and it is a signal that the currency's demand is going up. For example, अगर हम US की कोई परचेज रिसीट देखें, सेल देखें, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर द क्रेडिट एंट्री और विद द पॉजिटिव साइन एंड इट इज सिग्नलिंग कि उस करेंसी की जो डिमांड है वो हाई हो रही है।
On the other hand, if there are certain payments we have purchased and there are certain payments that has to be debited with a negative sign, and it gives us the clue that the currency's supply is enhancing. Getting my point? मैं रिपीट करती हूँ, आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अपोजिट टू, इट इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू हैव बीन स्टडिंग प्रीवियसली. जो आप इससे पहले पढ़े थे ये उसका बिल्कुल उलट है. क्या हुआ? सेल्स और रिसीट्स आर गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद द पॉजिटिव साइन and it gives the clue that the currency's demand is going up, right? Purchases or payments are going to be debited with a negative sign, which shows that its supply is going up or its supply is enhancing. अच्छा, आपकी आसानी के लिए एक दो मैं न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ आपके लिए, ट्रांजैक्शंस लेके आई हूँ. You are going to give me your inputs and I am going to solve them for you. हम डेबिट क्रेडिट एंट्री करेंगे बट यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि है तो सिंपल ही देखने में डेबिट क्रेडिट एंट्री, बट आई एम श्योर कि सिंस इट इज ऑपोजिट, ये ऑपोजिट सिस्टम है, दैट इज वाई इट बिकम्स समटाइम्स कंफ्यूजिंग कि आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है. तो आई एम गोइंग टू राइट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड यू वुड सी कि हम इसको कैसे डेबिट और क्रेडिट एंट्री के साथ लिखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, suppose that Boeing Corporation so this is an example, यहाँ लिख लेते हैं. ये जो ऊपर मैंने रूल लिखा है ना आपके लिए डेबिट एंड क्रेडिट, बेसिकली हम इसी रूल को इसके अंदर फॉलो करेंगे और मैं आपके सामने ये अटेम्प्ट करती हूँ. सपोज दैट बोइंग कॉर्पोरेशन एक्सपोर्टेड a Boeing 747 aircraft to Japan Airlines. बोइंग कॉरपोरेशन ने एक्सपोर्ट किया अ बोइंग एयरक्राफ्ट टू जापान एयरलाइंस फॉर $50. यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है जी. एंड दैट जापान एयरलाइंस pays from its dollar bank account kept with Chase Manhattan Bank in New York City. अच्छा जी, अब क्या होगा? Now what would we do? Then क्या करेंगे? जो receipts हैं, receipts of 50 million by Boeing, ये जो receipts हैं of 50 million that are going to be recorded with a positive sign which will be matched with a debit or a negative sign of the same amount. ये जो आपकी receipts हैं 50 million की, ये आप credit कर देंगे with the positive sign, और उसके मुकाबले में आप एक और एंट्री पास करेंगे for the debit entry which is going to have a negative sign जो आपकी ऑपोजिट होगी ट्रांजैक्शन. देखें, जब भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप एक अमाउंट का एक डेबिट करते हो तो उसी अमाउंट का दूसरा आपको क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये जो रिसीट्स हैं आपकी 50 मिलियन की, ये आपकी रिसीट्स थी, आपने क्रेडिट की है, तो इसका ही इसी अमाउंट का आपने एक डेबिट एंट्री भी बनानी है. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट और यहाँ लिखेंगे डेबिट.
ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हो गया, लिखेंगे यहाँ पे बोइंग एक्सपोर्ट्स, बोइंग एक्सपोर्ट्स 50 मिलियन, 50 मिलियन प्लस क्रेडिट में चला गया पॉजिटिव साइन, ये देखें बोइंग एयरक्राफ्ट टू जापान फॉर 50 मिलियन, ठीक है ना, ये एक्सपोर्ट किया। एंड दैट जापान एयरलाइन पेज फ्रॉम इट्स डॉलर बैंक अकाउंट केप्ट विद द चेस। अब जो जापान एयरलाइन है उसने डॉलर बैंक अकाउंट से विच इज मेंटेन्ड एट द चेस मैनहट्टन बैंक, उसने वहां पे मेंटेन किया है, और वो है विदड्रॉल फ्रॉम द यूएस बैंक, दैट इज इक्वल अमाउंट 50 मिलियन का डेबिट हो गया, ठीक है। सो बोइंग एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद 50 मिलियन and withdrawal from the US bank account is going to be recorded as a debit entry with the negative sign on the other side. So double entry bookkeeping system का मतलब ये है कि अगर हम एक अमाउंट को डेबिट करेंगे तो हम उतनी ही इक्वल अमाउंट को उस साथ में क्रेडिट भी करेंगे। लाइक अगर हमने यहाँ पे प्लस में क्रेडिट में कुछ एंट्री लिखी है तो वी आर गोइंग टू हैव टू मेक अनदर ट्रांजैक्शन डेबिट के लिए, डेबिट की जो हम उसके बैलेंस में करेंगे, दैट इज टू बी विद द हेल्प विद द नेगेटिव साइन इज वेल। समझ आ रहा है? ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, दिस इज टोटली अपोजिट टू व्हाट वी आर हैविंग बिफोर दैट, जो इससे पहले हम कर रहे थे, ये उससे टोटली अपोजिट है, जहां पे हम डेबिट को प्लस करते थे और क्रेडिट को हम माइनस करते थे। समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर दैट यू विल गेट ओवर दैट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग का जो सिस्टम है दैट इज रिवर्स, जो हम उल्टा कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसके साथ। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया। मैं रिपीट करती हूँ, सेल्स और रिसीट्स आर गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद द पॉजिटिव साइन, और ये बताता है कि कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ रही है। परचेजेस और पेमेंट्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड विद द डेबिट with the negative sign which shows that the supply of that particular currency is moving up. एक और एग्जाम्पल कर लें, चलें एक और एग्जाम्पल लिखते हैं एंड देन यू विल गेट टू नो। इसी किस्म की एक और एग्जाम्पल छोटी सी, ओके जी। एग्जाम्पल 2, सपोज that Boeing imports jet engines produced by Rolls-Royce for $30 million, and that Boeing makes payment by transferring the funds to a New York bank account kept by Rolls-Royce. अच्छा, in this case the payment by the Boeing will be recorded as a debit. पेमेंट बाय, ये पेमेंट कर रहा है ना, पेमेंट बाय बोइंग, इंपोर्ट कर रहा है तो पेमेंट कर रहा है, इंपोर्टेड बाय जो बाय बोइंग है, इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट विद द नेगेटिव साइन, वेयर एज द डिपॉजिट ऑफ द फंड्स बाय द रोल्स रॉयस विल बी रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट। रोल्स रॉयस जो है वो पेमेंट कर रहा है, रिसीव कर रहा है क्रेडिट से, और बोइंग जो है वो पेमेंट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी डेबिटेड। तो ट्रांजैक्शन आप पास करेंगे, Boeing's imports. So Boeing's imports are going to be credited by 30 million.
debited by 30 million and deposit at the US bank, receipts जितनी भी हैं आपकी जो आपको रिसीव हो रहा है वो आपका क्रेडिट होगा. So deposit at US bank is going to be credited with the same amount. So मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स. सपोज दैट बोइंग इम्पोर्ट्स gets engine produced by Rolls-Royce for 30 million and that Boeing makes payment by transferring the fund to a New York bank account kept by the Rolls-Royce. आपने Boeing ने पेमेंट की है इंपोर्ट्स की, परचेजेस की. इंपोर्ट्स आपकी परचेजेस हैं, उनकी जो पेमेंट्स की है और पेमेंट्स के लिए हमने ये रूल किया था कि हम उसको डेबिट करेंगे. समझ आ रहा है? तो हमने उसको डेबिट किया विद द नेगेटिव साइन, दैट इज 30 मिलियन आर गोइंग टू बी डेबिटेड. और डिपॉजिट एट द यूएस बैंक विद द 30 मिलियन दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड ऑन द अदर साइड. आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पॉइंट. देखें, जब भी पेमेंट्स होंगी या इंपोर्ट्स होंगी हम उसको डेबिट साइन के साथ, माइनस साइन के साथ एंटर करेंगे. और जब भी हमारी रिसीट्स होंगी, सेल्स होंगी, तो हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ क्रेडिट करेंगे. Got my point? So these are the two examples. I'm sure you have got the clear understanding of that. अच्छा dear students, अभी हम आगे मूव करेंगे और मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग में जो हमारी स्टेटमेंट यूज होती है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट दैट. मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट is not only restricted to the exports and imports. It consists of many items. बहुत सारे items उसके अंदर इन्वॉल्व हैं. वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में. तो आप जो पहली मिसकंसेप्शन आपने रिजॉल्व की थी वो ये थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इज नॉट मेरली दी डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. यू मस्ट रिमेंबर दैट. उसके अंदर और भी 2-3 अकाउंट्स हैं जिसको मिला के जो हमारा नेट सरप्लस या डेफिसिट जनरेट होता है. वो 3 अकाउंट्स कौन कौन से हैं, हम आगे चलते हैं. ये मैं आपको यहाँ पे पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिस्टम का जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू. Basically, this is the summary of US balance of payment. और ये आप उसी तरह से जैसे आप बनाते हो ना बैलेंस शीट किसी एक मंथ के लिए किसी भी कंपनी का, बिल्कुल उसी तरह से आप समरी ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं फॉर लेट सपोज फॉर 2010 लेट्स से. ठीक है ना, ये आपने हेडिंग दे दी. जो फर्स्ट अकाउंट है दैट इज द करंट अकाउंट. इट कंसिस्ट ऑफ 3 अकाउंट्स. नंबर 1 इज करंट अकाउंट, नंबर 2 इज capital account and number 3 is official reserve account. What is current account? करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 3 more हेडिंग्स जिसके अंदर 3 हमारी मेन हेडिंग्स आ जाती हैं. नंबर 1 इज एक्सपोर्ट्स, नंबर 2 इज इंपोर्ट्स एंड नंबर 3 इज यूनिलेटरल ट्रांसफर. करंट अकाउंट सबसे पहले 3 हेड्स में आप डिवाइड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट को. नंबर 1 इज करंट अकाउंट, नंबर 2 इज कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 3 इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम बैलेंस शीट के हेड्स पढ़ते हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज एंड इक्विटी हैं, और फिर हम उसको लिखते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में अगेन वी हैव एक्सपोर्ट्स, वी हैव इंपोर्ट्स एंड वी हैव द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. अच्छा जी, अब एक्सपोर्ट्स के अंदर फर्दर आ जाएं. एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज, एंड आई एम श्योर यू नो व्हाट इज मर्चेंडाइज. एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज
and the factor income. Okay, exports में we can have the three different types of exports. Number one is merchandise, number two is services, and number three is factor income. इसी तरह imports में we have merchandise, वी हैव सर्विसेज. जो एक्सपोर्ट का आपका के अकाउंट्स हैं, हेड्स हैं, वही आपके इंपोर्ट्स के भी होंगे. नंबर टू इज सर्विसेज एंड नंबर थ्री इज फैक्टर इनकम. ठीक है, जो चीजें आप एक्सपोर्ट करते हैं नेचुरली मोर और लेस आप उसी किस्म की चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो जाहिर है आपने उसके हिसाब से, यूजुअली तो ऐसा नहीं होता, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हेड्स सिमिलर होते हैं. फिर आगे आप उसकी जो फर्दर डिस्टिंक्शन है आप उसको बाद में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ द मर्चेंडाइज, तो मर्चेंडाइज के अंदर वो सारी आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो जाएंगी जो कि विच आर फिजिकल एंड टेंजिबल इन नेचर. समझ आ रहा है ना? जैसे आपकी कमोडिटीज हैं, वीट है, राइस है, एगेरियन कमोडिटीज हैं, अदर थिंग्स जो कि फिजिकल इन नेचर हैं. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हो सकती हैं. मर्चेंडाइज मीन्स all the physical and the tangible goods that you are going to export from one place to another, that is the merchandise. merchandise के head में आप सारी वो चीजें लिखेंगे which include the goods and services which are physical and tangible. जैसे ऑयल हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, फिर डिफरेंट फ्रूट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, एक्सेट्रा. जो चीजें आपकी फिजिकल इन नेचर हैं that is to be called as the merchandise. अच्छा जी, देन इज द सर्विसेज. सर्विसेज में क्या आता है आपका? सर्विसेज इंक्लूड दी, जैसे रॉयल्टीज हैं, पेमेंट्स हैं, फी है, कमीशंस हैं, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, कंसल्टेंट्स की, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं. दीज आर ऑल दी सर्विसेज. सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जब भी आप पेमेंट करते हैं, ऑन दी अदर साइड पेमेंट टू द इंजीनियर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, कंसल्टेंसी फीस, देन रॉयल्टीज, पेटेंट्स की फी, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये आपकी सब सर्विसेज के अंदर आती हैं. सो सर्विसेज मीन्स विच आर इंटेंजिबल इन नेचर एंड फॉर विच वी आर गोइंग टू मेक सर्टेन पेमेंट्स. सो एक्सपोर्ट के अंदर दैट इज द सर्विसेज. मर्चेंडाइज और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? मर्चेंडाइज इज फॉर द फिजिकल एंड द टेंजिबल गुड्स, वेयर एज जो सर्विसेज के लिए है दैट इज फॉर द इंटेंजिबल. इंटेंजिबल है जो कि फिजिकल इन नेचर नहीं है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, सर्टेन सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स की सर्विसेज, लॉयर्स की सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, रॉयल्टी फी जो आप फ्रेंचाइज या लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के थ्रू पेमेंट करते हो या रिसीव करते हो, एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, ये दोनों चीजें आइदर द डेबिट एंट्रीज और द क्रेडिट एंट्रीज, ये सारी आपकी उसके अंदर आ जाएंगी. सो बेसिकली दीज आर द इनविजिबल थिंग्स. अच्छा जी, नंबर थ्री इज द फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ द करंट अकाउंट. इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ द पेमेंट्स एंड रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड द अदर इनकम. बेसिकली द फैक्टर इनकम मीन्स जो इंटरेस्ट हैं, जो डिविडेंड्स हैं, एंड द अदर इनकम दैट यू माइट रिसीव और पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द फैक्टर इनकम. तो आप इसको आइदर एक्सपोर्ट्स में या इम्पोर्ट्स में लिख सकते हैं. तो अदर काइंड ऑफ इनकम दैट यू जनरेट other than the export and imports, that is to be called as the factor income. I'm sure you are getting my point. मैं repeat करती हूँ. Current account it consists of exports, imports and unilateral transfers. और exports and imports में हमने further उसकी division किया है, that is merchandise, services and factor income. Merchandise में मैंने आपको बताया कि all those goods and services which are physical in nature, जैसे मैंने आपको कुछ commodities की examples दी, oil की, goods की, जो कि फिजिकल इन नेचर हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द मर्चेंडाइज. एंड सर्विसेज वो सब चीजें हैं जो कि इंटेंजिबल इन नेचर हैं, बट यू पे सर्टेन फी और यू रिसीव सर्टेन फी. अब जो रिसीव या पेमेंट का जो हिसाब है वो आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के सेक्शन में लिख लेंगे, डिपेंडिंग ऑन इट इज आइदर इट इज रिसीट. अगर वो रिसीट है तो वो क्रेडिट कर दें विद नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, एंड और उसको आप डेबिट कर दें विद नेगेटिव साइन, वट एवर द केसेस, डिपेंडिंग ऑन द रिसीट और पेमेंट.
ठीक है ना। तो रिसीट्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी और आपकी जो पेमेंट्स है वो आपकी डेबिट हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट दी एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, और उसके अंदर हमने 3 हेड्स पढ़े। और फैक्टर इनकम आपकी ऑल अदर इनकम, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, और एनी सॉर्ट ऑफ अदर इनकम दैट यू जनरेट, और आप उसको उसी लिहाज से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द रिसीट्स और द पेमेंट प्रोसीजर रूल। गॉट माई पॉइंट? समझ आ गया? सो द करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ दीज टू। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को इसी तक लिमिटेड समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी अकाउंट्स हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है दैट इज नॉट मेरेली दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप देख लें कि ये सिर्फ करंट अकाउंट के मैं आपको हेड्स बता रही हूँ और उसके अंदर कितनी डिटेल है, मर्चेंडाइज भी है, सर्विस भी है, एंड फैक्टर इनकम। 2 चीजें होगी, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, क्लियर? नाउ नंबर 3, यूनिलेटरल ट्रांसफर। व्हाट इज मेंट बाय यूनिलेटरल? यूनिलेटरल का मतलब है एक साइड के ऊपर, इन वन डायरेक्शन, नॉट बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है कि इस साइड से आएगा तो उस साइड से भी जाएगा। बाय डायरेक्शनल का मतलब जैसे अगर आपने किसी से कोई परचेज किया है तो वो आपको ये परचेज आप ले लेंगे और आप उसको पेमेंट दे देंगे, लाइक यू आर गोइंग टू गिव हिम कैश एंड ही इज गोइंग टू गिव यू दिस। समझ आ रहा है? लेकिन यूनिलेटरल ट्रांसफर में स्टूडेंट्स ऐसा है कि एक साइड से ट्रांसफर है, मैं ये सिर्फ आपको ये एक चीज मैं आपको दे दूं, दैट इज द यूनिलेटरल ट्रांसफर। और ये किस किस्म की चीजें हैं? ये यूनिलेटरल ट्रांसफर उस तरह की चीजें हैं जैसे डोनेशंस वगैरह होती हैं। सो दिस इज द 4th कैटेगरी, अनरिक्वेटेड पेमेंट्स, which includes the foreign aids, repatriation, official and private grants and gifts। अब जिस तरह से हमारे पास जब 2005 का अर्थक्वेक आया था तो उसके अंदर हमें फॉरेन एड या जो गिफ्ट्स थे, ग्रांट्स थी, जो कि बेसिकली देखें वो है तो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन, लेकिन जाहिर है कि हम उसको बायलेटरल नहीं कह सकते, यूनिलेटरल कहते हैं, यानी वो एक साइड से आ रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम एनीथिंग। तो जो कंट्री आपको भेज रही है, विच इज बेसिकली sending you the gift or grant, they are basically they have to record that transaction। जाहिर है इतनी बड़ी अमाउंट है, ग्रांट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, तो उन्होंने अपनी अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं तो डेबिट या क्रेडिट करना है ना। तो बेसिकली उसको वो गुडविल के तौर पे, इम्पोर्ट गुडविल, दैट इज दे रिकॉर्ड इट एज टू इम्पोर्ट द गुडविल फ्रॉम द रेसिपिएंट्स। समझ आ रहा है? उसको वो एज एन इम्पोर्ट कंसिडर करते हैं, एंड टू इम्पोर्ट द गुडविल फ्रॉम द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन हो गया? फॉर एग्जांपल अगर हम वही अर्थक्वेक की एग्जांपल ले लें तो रेसिपिएंट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से गुडविल उन्होंने इंपोर्ट कर ली, जिन्होंने भी हमें फॉरेन एड दी या जिन्होंने भी हमें इस तरह की ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स दिए। गॉट माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड द यूनिलेटरल ट्रांसफर, और आप उसको उसी लिहाज से डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं आप उसको डेबिट कर दें, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट कर दें। सो बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर में दे आर गोइंग टू बाय गुडविल from the country। So the अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे करंट अकाउंट्स हैं दे आर बेसिकली वेरी सेंसिटिव टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, स्पेशली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वाले जो सेक्शंस हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। हमारे जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और बहुत दफ़ा कंट्री की करेंसी को डेप्रिशिएट किया जाता है इन ऑर्डर टू इनहेंस द एक्सपोर्ट्स। हम एक्सपोर्ट्स को इनहेंस करने के लिए बहुत दफ़ा अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, करेंसी को डेप्रिशिएट जब भी किया जाता है द मेन पर्पज इज दैट वी वांट टू इनहेंस द एक्सपोर्ट्स। सो व्हेनेवर वी डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्री करेंसी, depreciation of a currency is always done to keep in mind that we want to increase our exports। अच्छा, जब भी हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि वी वांट टू एनहांस आवर एक्सपोर्ट्स। हम इस फिनोमेना को एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ग्राफ से शो करेंगे, दैट इज नोन एज द जे कर्व। अब वो जे कर्व क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेंगे चेंज इन द ट्रेड बैलेंस,
यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, और ये हमारा आ गया टाइम का ग्राफ। अच्छा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमारा जो चेंज इन द ट्रेड बैलेंस है, बेसिकली जो ट्रेड डेफिसिट है, जब भी हम करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे तो दैट डिक्रीजेस फॉर अ सर्टेन टाइम, थोड़ी देर के लिए वो नीचे होता है, दैट डिटीरियरेट्स फर्स्ट एंड देन इट मूव्स अप। थोड़ी देर के लिए वो डिटीरियरेट होगा। देखें यहाँ से हमारा जो चेंज इन द ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में जा रहा है, एंड नेगेटिव इज आर डेफिसिट, दिस इज आर सरप्लस। एक्सपोर्ट्स जब भी की जाती हैं तो वो विद द व्यू की जाती हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इन्हांस करना चाहते हैं, हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में चला जाए। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स इन्हांस होगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड बैलेंस है वो प्लस में चले जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स लेस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो दैट गिव्स राइज टू द चेंज इन द ट्रेड बैलेंस, that is equal to the change in the trade balance. Exports less imports, it is equal to change in the trade balance. अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे that is the surplus, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे that is the negative or the deficit. अब change in the trade balance इस तरह से है कि जब भी हमने अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट किया तो it is going to decrease first. पहले जो हमारा जो change in the trade balance है, like पहले जो इफेक्ट आएगा change in the trade balance में वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन eventually it is going to move up, that it is going to be changed into the surplus. शुरू में वो नेगेटिव में जाएगा, चेंज इन दी ट्रेड सरप्लस, शुरू में थोड़ा सा डिटोरियरेट होगा, लेकिन उसके बाद वो मूव अप हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी दी पॉजिटिव साइन। तो एक्सपोर्ट्स के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये एक स्ट्रेटजी है कि हम अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं। जब भी हम करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं तो इट इज इवेंचुअली इट इज गोइंग टू इंक्रीज आवर ट्रेड बैलेंस, हमारा पॉजिटिव चेंज आता है इन दी चेंज इन दी ट्रेड बैलेंस, सरप्लस में चला जाता है। तो हम इसको इम्प्रूव करने की खातिर हमेशा ये करते हैं। और ये जो जे कर्व इफेक्ट है दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिवैल्यूएशन ऑफ पाउंड्स इन 1967। ये जो जे कर्व इफेक्ट था ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ब्रिटिश पाउंड की डिवैल्यूएशन से, ब्रिटिश पाउंड की डिवैल्यूएशन से हमने इसको देखा था। और उसके बाद फिर ये जो फिनोमेना है इट वाज स्ट्रेंथन्ड फर्दर बाय फ्यू मोर रिसर्चेस इन 1970s एंड 1980s व्हिच कंफर्म्ड कि ये जो जे कर्व इफेक्ट है इसको हम कहते हैं जे कर्व इफेक्ट। आप देख लें कि इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है इट इज जस्ट लाइक जे की तरह नजर आ रहा है ना आपको ये स्लाइड के ऊपर। ये जो जे है दैट इज द जे कर्व इफेक्ट। एंड ये 1967 में ब्रिटिश पाउंड डिवैल्यूएशन के बाद ये फील किया गया था, रिसर्चर्स ने देखा। और उसके बाद लेटर ऑन देयर वर मैनी रिसर्चेस इवन इन ये जो इसकी सेंसिटिविटी है, ये जो इनकी इसकी सेंसेशंस हैं, दे वर बेसिकली रिकन्फर्म्ड इन 1980s 70s और 80s में उसको फर्दर रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि दिस जे कर्व इफेक्ट दैट एग्जिस्ट, ये जे कर्व इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज रिलेटेड विद द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। रिपीट कर दूं, देखें डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी आप करते हो इन ऑर्डर टू इनहैंस आवर एक्सपोर्ट्स। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को इनहैंस करने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन करते हो। 1967 के अंदर ब्रिटिश पाउंड को डिवैल्यू किया गया था और उसके इफेक्ट्स देखे गए थे ऑन द चेंज इन द ट्रेड बैलेंस। एंड इट वाज ऑब्जर्व कि शुरू में तो ऐसा होता है कि जब इतना टाइम गुजरा ना, आपका थोड़ा सा टाइम गुजरा, तो आपको नेगेटिव चेंज इन द ट्रेड बैलेंस फील होता है, लेकिन इवेंचुअली इट मूव्स अप। थोड़े अरसे में आप ये फील करते हो कि इस डिवैल्यूएशन से आपको फायदा हो रहा है और वो जो आपका डेफिसिट है वो सरप्लस में चेंज होता जा रहा है। सो दैट इज अ बिग यू कैन से अ फाइंडिंग, अ फिनोमेना। और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस जे कर्व इफेक्ट को यूज करते हुए अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं सो दैट they could have the change, positive change in the trade balance. I'm sure you are getting my point. Okay. The next account is the capital account.
जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स थे? नंबर 1 वाज करंट अकाउंट, इसको हम जरा शॉर्ट करके लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या कुछ हमने पढ़ा। जी बताइए। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स में वी हैड डिफाइंड दी मर्चेंडाइज सर्विस एंड फैक्टर इनकम दोनों में, और यूनिलेटरल को हमने क्या दिया कि दैट इज इंपोर्टिंग द गुडविल फ्रॉम द रेसिपेंट। अब हम नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स मैं आपके लिए लिख रही हूँ। नंबर 1 इज, ये 3 हमने लिख लिए थे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स एंड यूनिलेटरल, हम इसको 4 कह देते हैं अब, ठीक है। नंबर 4 is direct investment, number 2 is portfolio investment, portfolio investment में further 5.1 and 5.2 debt and equity securities, and the debt securities, ठीक है। and then number 6 is other investments, और फिर हम इसका देख लेंगे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट्स और यहाँ पे आपने लिख दिया डेबिट्स, और यहाँ पे आप एंट्रीज इसकी ना पास करते जाएंगे। इस तरह आप इसको भी उसी तरह से लिख लें लाइन में, और फिर आप उसको लिखते जाएं। अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट में जैसे कि नाम से जाहिर है, दीज आर दी मेजर इन्वेस्टमेंट विच आर फॉर मोर देन 1 ईयर, जो हम 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए करते हैं। इट इन्वॉल्व्स दी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अगर आप रेसिपिएंट्स हैं तो आप क्रेडिट कर दें, और अगर आप वहां से पेमेंट दे रहे हैं तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज अ डेबिट एंट्री, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसी तरह से देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? देखें, ये हमारा कंट्री लेवल के ऊपर है। एक तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारी फर्म लेवल के ऊपर हैं कि हम उसमें डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ये जो कैपिटल अकाउंट की इन्वेस्टमेंट्स हैं पोर्टफोलियो की, ये हमारी इक्विटी सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटीज की नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अगेन वी हैव 2 पार्ट्स, वी हैव द इक्विटी सिक्योरिटीज एंड वी हैव द डेट सिक्योरिटीज। अब इक्विटी सिक्योरिटीज में और डेट सिक्योरिटीज में, लाइक अगर डेट सिक्योरिटीज में अगर हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है तो पेमेंट्स को हम किधर करेंगे? पेमेंट्स आर गोइंग टू बी डेबिटेड विद द नेगेटिव साइन, और अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद द पॉजिटिव साइन। समझ आ रहा है? सिमिलरली इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर भी इसी तरह से अगर हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या डिविडेंड पे कर रहे हैं, और सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपके नेशनल लेवल के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं फ्रॉम द कंट्री साइड विच आर मोर देन फॉर दी 5 ईयर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, 1 ईयर से जितनी भी लंबी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो हम सारी इसके अंदर लिखेंगे। एंड दैट मेक्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, या ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा एक तरह से सेक्शन है जो कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। देन वी हैव गॉट दी अदर इन्वेस्टमेंट, सर्टेन अदर इन्वेस्टमेंट्स जो हम इसके अंदर काउंट करते हैं विच इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शंस इन करेंसी, हमारे इसके अंदर विच में इंक्लूड सर्टेन बैंक डिपॉजिट्स एज वेल, राइट। तो ट्रेड क्रेडिट्स हो सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट्स का मतलब है जैसे अकाउंट्स पेबल टाइप की जो चीजें हैं, ये हमारे दूसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट है जिसको हम किसी और में हम इंक्लूड नहीं करते, और हम उसको कह सकते हैं कि ये एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट है। व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड क्रेडिट बाय द वे? अकाउंट्स पेबल ना, तो हमने बेसिकली तो ये किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हम उससे जो हमारा जनरेट हो रहा है इनकम, हम उसको अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रीट करते हैं। और फिर स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि हम बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे इन 4th, 5th एंड 6th, दैट इज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को क्रेडिट और डेबिट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, दैट इज द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लिखते हैं BCA, ठीक है ना। तो दैट इज द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक और सेक्शन विच इज नोन एज द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। व्हाट इज द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट or the official reserves assets? It includes gold, number 2 foreign exchange, special drawing rights, ये मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है, SDRs इनको हम कहते हैं, शायद आपने सुना हो, एंड रिजर्व पोजीशंस, reserve positions in the international monetary fund, that is IMF, रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर वी हैव गोल्ड, वी हैव फॉरेन एक्सचेंज एंड वी हैव द स्पेशल ड्राइंग राइट्स और द रिजर्व पोजीशंस इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब होता यह है कि अगर किसी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर वो माइनस में चला जाए, लाइक अगर वो डेफिसिट में चला जाए, तो इट इज़ गोइंग टू रन डाउन सम ऑफ इट्स गोल्ड या उसका फॉरेन एक्सचेंज या अपने SDRs को यूज़ कर सकता है, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरप्लस। सिमिलरली अगर ज़ाहिर है वो अपने रिजर्व अकाउंट की रिजर्व एसेट्स की तरफ आएगा इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट आउट, उसको बैलेंस करने के लिए। और सिमिलरली अगर किसी कंट्री का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सरप्लस में जा रहा है, तो वो थोड़ी फर्दर और इन्वेस्टमेंट्स कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ SDRs या फॉरेन एक्सचेंज के अंदर या कुछ एसेट्स खरीद के। तो बेसिकली इफ़ यू आर ऑन द लूजर एंड, तो फिर आप अपने ऑफिशियल जो रिजर्व एसेट्स हैं उनको छेड़ेंगे। अदरवाइज आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ही जो कैपिटल अकाउंट है आपका और जो करंट अकाउंट है उसी से आप इसको मोस्टली बैलेंस करने की कोशिश करते हो। मतलब आप इसको ये कह लें ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। अब यू कीप ऑन devaluing your currency in order to maintain a positive balance in the change in the trade balance, आप उसको ही यूज करते हैं। लेकिन जब आपको कोई और नहीं नजर आता रास्ता, तो देन यू मूव ऑन टू द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। यहाँ से मैं आपको एक पैरा पढ़ के सुनाती हूँ तो आपको समझ आएगा कि ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स को हम किस तरह से यूज करते हैं व्हेनेवर अ कंट्री फेसेस द नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। जी ओके जी। The official reserve assets such as gold, foreign exchanges and SDRs. If a country has a balance of payment surplus, its central bank will retire some of its foreign debts or acquire additional reserve assets. जब आपको लग रहा है कि वो सरप्लस में है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि जो पहले से कुछ हमारे पास डेट्स हैं हम उनको रिटायर करें, उनको ख़त्म करें और हम कुछ और ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स को परचेज कर लें, राइट। अच्छा जी। The official reserve account includes transactions undertaken by the authorities to finance the overall balance and intervene in the foreign exchange market. When the US and the foreign government wish to support the value of dollar in the foreign exchange market, they sell foreign exchanges. वो foreign exchanges को sell करेंगे, SDRs को और gold to buy dollars. जब वो फॉरेन एक्सचेंज को अपना स्ट्रेंथन करना चाहेंगे तो वो गोल्ड को बेच देंगे, फॉरेन SDRs को सेल आउट करेंगे in order to buy the dollars. These transactions which give rise to the demand for the dollar will be recorded as a positive entry under the official reserves. इस तरह से वो ये कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। On the other hand, if the government would like to see a weaker dollar, they sell dollars and buy gold. अगर वो चाहें कि डॉलर की पोजीशन वीक हो जाए तो दे आर गोइंग टू सेल डॉलर एंड बाय गोल्ड, गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे, राइट। फॉरेन एक्सचेंजेस एंड सो ऑन. These transactions which give rise to the supply of dollar will be recorded as a negative entry under the official reserves. तो ये नेगेटिव एंट्री के तौर पे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर हम लिख लेंगे. द मोर एक्टिवली गवर्नमेंट इंटरवीन इन द फॉरेन मार्केट द ग्रेटर ऑफिशियल रिजर्व एंट्री. जितनी ज्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी ही ज्यादा ऑफिशियल रिजर्व की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो एंट्रीज हैं, वो उतनी ही ज्यादा होंगी. तो आपने देखा डेबिट और क्रेडिट्स किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, डॉलर को कैसे वीक किया गया और कैसे डॉलर को
स्ट्रेंथन किया गया. सो दिस इज अबाउट द ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन है which is known as the balance of payment identity. The balance of payment identity, which says balance of current account plus balance on capital account plus balance of reserve assets, it is equal to 0. So BCA stands for balance on current account. मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में दिस इक्वेशन शुड होल्ड लाइक दिस. बैलेंस ऑन करंट अकाउंट BKA is equal to balance on capital account, and BRA stands for balance on the reserve account. Normal circumstances में it should hold like this. जब सारी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज बैलेंस होंगी तो हमारा जो इक्वेशन है दैट शुड फ्लो लाइक दिस. BCA plus BKA plus BRA, where BCA stands for balance on current account, BKA stands for balance on capital account, and BRA stands for balance on reserve account. So dear students, this was all about the balance of payment transactions and balance of payment accounting and balance of payment statement. तो I hope कि you have clearly understood. मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम which gives you the idea or which is going to record the transactions which are going to take place across the borders. Balance of payment statement की जो entries हैं that is based on the double book entry system, जिसके अंदर हम क्रेडिट को नेगेटिव और डेबिट को नेगेटिव और क्रेडिट को प्लस देते हैं. All the receipts are to be credited and all the payments are going to be debited with the negative sign and credited with the positive sign, right? अच्छा जी, उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट के हमने 3 सेक्शंस पढ़े. नंबर 1 इज द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. अच्छा जी, बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट में अगेन वी हैव 3 थिंग्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में फर्दर हमने 3 और कैटेगरीज पढ़ी थी, मर्चेंडाइज, सर्विसेज एंड दी अदर इनकम, फैक्टर इनकम. ठीक है. इसी तरह कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो एंड दी अदर इन्वेस्टमेंट्स. और अदर इन्वेस्टमेंट्स में मैंने आपको बताया देयर कुड बी ट्रेड बैलेंसेस, दी ट्रेड अकाउंट्स एंड दी अदर इनकम दैट वी जनरेट. और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के हवाले से मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट थिंग्स. गोल्ड है, उसके अंदर फॉरेन रिजर्व एसेट्स हैं एंड SDRs एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स. SDRs बेसिकली स्टूडेंट्स होता है स्पेशल बास्केट ऑफ करेंसीज, जो 5 करेंसीज पॉपुलर करेंसीज हैं उनका मिला के आप एक आर्टिफिशियल सा वो सेट बना लेते हो, दैट इज कॉल्ड दी SDRs, दी स्पेशल ड्राइंग राइट्स. और उन्हीं करेंसीज को आप बाय एंड सेल करते हो. मोस्टली दीज आर दी स्ट्रॉन्गर करेंसीज या जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं. ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की मैंने आपको अकाउंटिंग बताई कि हाउ इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बेस्ड ऑन वेदर यू वांट टू मेक योर करेंसी वीकर और दी स्ट्रॉन्गर. आप उसके लिहाज से उसकी ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे. तो स्टूडेंट्स जो आपकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी की हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, हम रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस की डेबिट एंड क्रेडिट के हवाले से. और लास्ट में हमने पढ़ा दी बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी विच सेज BCA plus BKA plus BRA is equal to 0. That is balance on current account plus balance on capital account plus balance on reserve account is equal to 0. Keeping rest of all the other things constant. अगर हमने उसको properly record किया हुआ है तो it should be equal to 0. So that was all about today's lecture. I hope you have enjoyed it. थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. डेबिट और क्रेडिट सिस्टम को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा बिकॉज इट इज टोटली रिवर्स जो हम आम उसके अंदर पढ़ते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.